बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टाफ में। मेरा नाम है निधि पाठक। हाँ जी, अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2025 के लिए और आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट सब्जेक्ट, तो मैं आपको करवाने वाली हूँ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट की तैयारी। हाँ जी, हमारा जो पेड बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज फ्रॉम 10th of February। तो अगर आपने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करनी है, जैसे कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है या फिर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, तो आप जो है वो हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप पेड कोर्स के बारे में जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर डायल करके पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर गिवन है, वहां पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं या कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रिपीट होते हैं या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉमर्स सब्जेक्ट में और यूजीसी नेट में हर साल पूछे ही जाते हैं। तो आपने इस सीरीज के साथ जो है वो हमारे साथ जुड़ जाना है एंड डेली जो है ये क्वेश्चंस हमारे साथ प्रैक्टिस करने हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स इन्वॉल्व अ कंपनी ग्रांटिंग अनदर कंपनी द राइट टू यूज इट्स ब्रांड एंड बिजनेस मॉडल इन एक्सचेंज फॉर अ फी। तो आपका ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपका इंटरनेशनल बिजनेस से पूछा गया है। कौन सा टॉपिक से? इंटरनेशनल बिजनेस से। तो जब आप एग्जाम में भी क्वेश्चन देखते हो तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो आया कहाँ से है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे कौन से यूनिट से पूछा गया है, उसके बाद कौन से टॉपिक से आया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल बिजनेस से पूछा गया है, दैट इज योर यूनिट नंबर 1। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी मोड ऑफ एंट्री होता है इंटरनेशनल बिजनेस में जिसमें कंपनी क्या करती है, किसी और कंपनी का नाम यूज करती है, ठीक है, उसका ब्रांड यूज करती है और उसके बदले क्या देती है, रॉयल्टी देती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग या जॉइंट वेंचर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजिंग। क्लियर, क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइजिंग। जैसे कि आपके बहुत सारी कंपनीज हैं या बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्हें अगर नया वो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो खुद के बिजनेस पे या खुद के ब्रांड पे ज़्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े या ज़्यादा मार्केटिंग ना करनी पड़े अपने प्रोडक्ट की, इसके लिए वो क्या करते हैं, ऑलरेडी कोई अच्छा जो ब्रांड होता है, जो ऑलरेडी बहुत उसकी गुडविल है अच्छी मार्केट में, उसका क्या कर लेता है, ब्रांड नेम खरीद लेता है और उसके बदले उनको रॉयल्टी पे कर देता है। ठीक है, और उनका नाम यूज करके अपना बिजनेस चलाता है। तो आपके जितने भी मैकडॉनल्ड्स हैं, डोमिनोज हैं, ये सारे एग्जाम्पल है फ्रेंचाइजिंग के। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, फ्रेंचाइजिंग क्या है। तो फ्रेंचाइजिंग क्या है, फ्रेंचाइजिंग इज वन ऑफ द मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो आपका इंटरनेशनल बिजनेस में एक टॉपिक होता है दैट इज मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें से ये आपका जो है एक मोड है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू, फ्रेंचाइजिंग के थ्रू भी इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकते हैं। तो ये जितने भी आपकी कंपनीज हैं, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, ये सारी जो है इंटरनेशनल ब्रांड है, लेकिन ये इंडिया में भी जो है वर्क कर रही हैं, तो इसी के थ्रू कर रही हैं। ठीक है, देन द फ्रेंचाइजी बेनिफिट्स फ्रॉम यूजिंग अ प्रूवन बिजनेस मॉडल एंड ब्रांड while the franchisor expands its market presence without the need to directly manage new operations, or unliking licensing which typically involves the transfer of technology or intellectual property, franchising focus on replicating the entire business model including branding, process, कस्टमर सर्विस, स्टैंडर्ड, सारा कुछ। ठीक है, तो लाइसेंसिंग में क्या होता है, लाइसेंसिंग में आप किसी का कॉपीराइट या फिर किसी का इनोवेशन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या करते हो, एक तरीके से रेंट पे खरीदते हो। लेकिन फ्रेंचाइजिंग में जो है ये सारी चीज़ों पे फोकस करता है, दैट इज ब्रांडिंग पे भी फोकस करता है, जो पूरा प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का उस पर भी फोकस करता है, कस्टमर सर्विसेज स्टैंडर्ड्स पे भी फोकस करता है। तो फ्रेंचाइजिंग जो है वो ज़्यादा बेटर आप कह सकते हो एज कम्पेयर टू लाइसेंसिंग। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन किसी का फ्रेंचाइजी खरीद रहा है या उसका ब्रांड नेम खरीद रहा है तो यहाँ पे सबसे मेन यही होता है कि मार्केटिंग के लिए उसको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु प्रपोज द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, किसने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो है वो गिवन दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जिससे कि आपका हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपका एनटीए द्वारा। ठीक है, यूजीसी नेट एग्जाम में, कि कोई भी थ्योरी पूछ लेंगे आपसे, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है, हर्जबर्ग की जितनी भी थ्योरीज हैं ये सारी पूछ सकते हैं आपसे। तो यहाँ पे पूछा हुआ है एब्सोल्यूट कॉस्ट
एडवांटेज थ्योरी किसने दिया है? डेविड रिगार्डो ने, एली हेक्सर ने, एडम स्मिथ ने या माइकल पॉटर ने? तो आपको ये चार जो है वो नेम्स गिवन है, आपने बताना है कि किसने जो है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दिया है। तो किसने दिया है? आपके एडम स्मिथ ने जो है वो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दिया है। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है क्या। तो देखो एडम स्मिथ जो है इन्होंने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दी थी, जिसको हम और क्या कहते हैं? क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। तो इसका ओरिजिन कब हुआ था? इसका ओरिजिन हुआ था 1776 में बाय एडम स्मिथ इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका डायरेक्टली एनटीए जो है पूछता है कि कौन से बुक में एडम स्मिथ ने जो है वो ये थ्योरी दी थी, दैट इज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। ठीक है, तो वेल्थ ऑफ नेशन बुक का नेम था, यहाँ पे एडम स्मिथ ने जो है ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है कोर कंसेप्ट, मतलब मेन जो था इस कंसेप्ट का, मतलब ये जो थ्योरी का आपका पर्पस वो क्या था? that a country should specialize in producing goods that it can produce more efficiently than other country, कि हर कंट्री को कौन सी चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए अपने कंट्री में जिसको वो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती हैं, एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, जैसे आपके पास कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो किसी और कंट्री के पास नहीं है, जैसे इंडिया के पास स्पाइसेस जो है वो बहुत ज्यादा है ना, लेकिन दूसरी कंट्रीज में स्पाइसेस अवेलेबल नहीं है, तो जो इंडिया जो है वो क्या कर सकती है? स्पाइसेस से रिलेटेड जो है बिजनेस कर सकती है, उससे रिलेटेड जो है प्रोडक्शन कर सकती है अपनी कंट्री में। अब यहाँ पे अजम्पशंस है कुछ इस थ्योरी के, कौन से हैं? दैट इज द थ्योरी अज्यूम दैट देयर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज लेबर। सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इस थ्योरी ने माना था, जो कि है आपका लेबर। ठीक है, देन ट्रेड जो है वो कौन सी कंट्रीज के बीच में होगा? कितनी कंट्रीज के बीच में होगा? 2 कंट्रीज के बीच में होगा। 2 कॉमोडिटीज आर ट्रेडेड, और कितनी कॉमोडिटीज ट्रेड होंगी? 2। ठीक है, एक्सचेंज होगा एक तरीके से। नेक्स्ट, फ्री ट्रेड एग्जिस्ट बिटवीन द कंट्रीज, जो ट्रेड है वो फ्री होगा, कोई बैरियर नहीं होगा, नो टैरिफ बैरियर या फिर आपका जो भी कोटा वगैरह है वो नहीं होगा। ठीक है, फ्री ट्रेड होगा 2 कंट्रीज के बीच में, तब ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी। तो देखो सपोज करो हमारे पास जो ज्यादा रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, हम उस चीज की प्रोडक्शन करेंगे और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके दूसरी कंट्री में क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे। अब सेम जो दूसरी कंट्री है उसके पास भी कुछ अलग सा नेचुरल रिसोर्स होगा और वो हमें क्या कर देगी? एक्सपोर्ट कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ही होता है, सारी कंट्रीज जो है सबके पास अलग अलग, जैसे अब हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं होता है पेट्रोल वगैरह के लिए, तो वो हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, तो इसी तरीके से होता है, जो उनके पास नहीं है वो हमसे क्या करवा लेते हैं? इंपोर्ट करवा लेते हैं। क्लियर? तो ये थ्योरी जो है वो एडम स्मिथ ने दी थी इन 1776 इन द बुक्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पोर्टर्स डायमंड थ्योरी एट्रीब्यूट्स। फिर से थ्योरी से ही क्वेश्चन आ गया, इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरी से, कि किस इनमें से कौन सा फैक्टर या एट्रीब्यूट नहीं है पॉटर डायमंड की थ्योरी में। तो आपके पास ऑप्शन है फैक्टर एंडोमेंट, डिमांड कंडीशन, कॉम्पिटिटिव राइवलरी या फिर रिसोर्स मोबिलिटी। हाँ जी, कौन सा फैक्टर जो है वो एट्रीब्यूट नहीं है आपके पॉटर्स डायमंड थ्योरी का? देखते हैं, रिसोर्स मोबिलिटी इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ पॉटर्स डायमंड मॉडल। अब ये है क्या, कौन सी थ्योरी है ये? देखो यहाँ पे इस मॉडल को या इस थ्योरी को हम नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड इट वॉज प्रपोज्ड बाय माइकल पॉटर इन 1990, इसलिए इस थ्योरी का नाम पड़ा पॉटर्स डायमंड मॉडल। ठीक है, क्योंकि ये माइकल पॉटर ने जो है वो थ्योरी दी थी। पर्पस क्या था इसका? इसका पर्पस था टू एक्सप्लेन व्हाई अ नेशन अचीव्स इंटरनेशनल सक्सेस इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इस थ्योरी ने ये बताया था कि कौन से फैक्टर की वजह से या कौन से रीजन की वजह से कोई भी एक कंट्री या कोई भी इंडस्ट्री जो है वो पूरे मार्केट में रूल करती है या फिर टॉप पे आ जाती है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स थे? वो थे फैक्टर एंडोमेंट कंडीशन, मतलब जो चीज उनके किसी के पास सरप्लस है या अबंडेंस में है। ठीक है, इसकी वजह से। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है? डिमांड कंडीशंस की वजह से, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है मार्केट में। नेक्स्ट है रिलेटिंग एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, कि उसके साथ की जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो आपके कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स है वो इतनी नहीं है ज्यादा। देन फर्म की खुद की स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। ठीक है, तो आपके ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं किसके?
नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के, और इनमें से रिसोर्स मोबिलिटी नहीं है फैक्टर, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज रिसोर्स मोबिलिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू आइडेंटिफाई व्हाट द जॉब होल्डर डज, हाउ इट डज एंड व्हाई इट इज डन। तो कौन सा जो है इनमें से हमें बताता है कि क्या जॉब होल्डर, जो जिसको भी जॉब मिली है, वो उसने क्या करना है, देन कैसे करना है और क्यों करना है। तो व्हाट, हाउ एंड व्हाई का आंसर कौन करता है, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवेल्युएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब टाइटल। अब ये आपका HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से आपको सभी के डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जॉब इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है एंड जॉब टाइटल का मतलब क्या है। तो पहले हम इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि जॉब के बारे में सारी चीजें डिस्क्राइब करना कि जॉब क्या होगी आपकी जब आप सिलेक्ट हो गए, आपका जॉब रोल क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपने क्या क्या करना है, उसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन किसे बोलते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन बोलते हैं कि जब वैकेंसी आउट होती है, जब रिक्रूटमेंट होती है, तो रिक्रूटमेंट के टाइम जो भी कंपनी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है कि क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए, जो भी जॉब आप अप्लाई कर रहे हो इसके लिए, ठीक है, देन आपके और क्या एक्स्ट्रा क्या क्या आना चाहिए आपको, इसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं जब आपको जॉब मिल जाती है तो आपका जॉब रोल क्या है, आपको ड्यूटीज कौन कौन सी करनी है, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, वो उसे बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। तो हमारे को क्वेश्चन में यही पूछा था कि क्या करना है जॉब होल्डर ने और कैसे करना है और क्यों करना है, ये कौन बताता है, जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है। तो देखो इसमें क्या क्या होता है। अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द ड्यूटीज, responsibilities and functions of a specific job within an organization. It helps what the job holder is expected to do, ठीक है, क्या उसने करना है, then the method or processes they use to perform, कैसे करना है, how and the reason behind these tasks, और वो परफॉर्म क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, वो भी उसको बताना है। क्लियर। तो why, what, how and why, इसका आंसर कौन करता है, जॉब डिस्क्रिप्शन। कौन करता है, जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है, दिस हेल्प्स इन क्लियरली डिफाइनिंग द रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योर्स दैट बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब एक्सपेक्टेशंस। क्लियर। चलिए, तो ये था जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब्स आर कंपेंसेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, जॉब में जो भी कंपेंसेशन मिलता है एम्प्लॉय को, कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है, काम के बदले जो भी उसको पैसा मिल रहा है या फिर किसी भी तरीके का नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, जितने भी इंसेंटिव हो गया, बोनस हो गया, ठीक, कमीशन हो गया, ये सारा इंक्लूड हो जाता है आपके कंपेंसेशन में। तो हम कंपेंसेशन जो है किसी भी जॉब का, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि इस जॉब के बदले हमने ये पे करना है अपने एम्प्लॉय को, जॉब एनालिसिस करके, जॉब स्पेसिफिकेशन से, जॉब की वर्थ से या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब आर कंपेंसेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस। किसके बेसिस पे, जॉब एनालिसिस। जॉब को पहले हम पूरा एनालाइज करेंगे कि जॉब में रोल क्या है, ड्यूटी क्या है, ठीक है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें ये इतना इतना काम है तो इसकी इतनी पेमेंट होनी चाहिए, इतनी सैलरी होनी चाहिए इसकी, प्लस अगर उसका कोई अलग से और भी वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, उसके लिए अलग से कमीशन भी इसको मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम जॉब एनालिसिस से पता लगाते हैं कि कितना उसे कंपेंसेशन मिलेगा हमारे एम्प्लॉय को। तो जॉब एनालिसिस क्या है, इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग information about the duties, responsibilities and necessary skills of a specific job. Clear? This information is crucial for determining the appropriate compensation for a job. By analyzing the job's requirements, the organization can ensure that compensation is fair and aligned with the complexity. जब हम जॉब को एनालाइज करते हैं, जब हम देखते हैं कि भाई इसमें इतना इतना बर्डन है या फिर इतना इतना काम है, इतने घंटे का काम है, तो हम एक तरीके से उसको जस्टिफाई कर पाते हैं कि इसकी इतनी सैलरी है तो इसका इतना काम भी है, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो जाता है कई बार कि इसका इतना काम है तो हम इसे ज़्यादा तो नहीं पे कर रहे, ठीक है।
नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्किल लेवल. This process helps in establishing structure pay scale that reflect the relative worth of the different jobs within the organization. तो यहाँ पे जॉब एनालिसिस से हम हर जॉब की वर्थ भी पता लगा सकते हैं कि किसकी कितनी वर्थ है, उसके अकॉर्डिंग कितनी सैलरी होनी चाहिए. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोग काम कर रहे हैं, कोई कलर की पोजीशन पे है, कोई अकाउंटेंट है, कोई सेल्स पर्सन है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, तो सबकी सैलरी सेम तो नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है. क्यों? क्योंकि सबका जॉब रोल अलग है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, सबकी क्वालिफिकेशन अलग है. ठीक है, तो सब सारी चीज़ें जो है मैटर करती है इन केस ऑफ जॉब कंपेंसेशन. नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ गैप एनालिसिस इन एचआर प्लानिंग. अब ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एचआर प्लानिंग से आया है. ठीक है, तो एचआरएम में जो आपके टॉपिक्स हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, देन आपका एचआरडी वर्सेस एचआरएम. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपने बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना. तो एचआर प्लानिंग में आपसे पूछा हुआ है कि जब हम गैप एनालिसिस करते हैं, ये आपका स्टेप होता है एचआर प्लानिंग का, तो इसमें होता क्या है, हम क्यों करते हैं गैप एनालिसिस. तो आपके पास पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज एम्प्लॉय सैलरीज, टू कंपेयर करंट वर्कफोर्स कैपेबिलिटी विद फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, और टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और टू इम्प्लीमेंट न्यू टेक्नोलॉजी इन एचआर सिस्टम. तो हम क्यों करते हैं, हाँ जी, एचआर प्लानिंग, क्या एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्रीज करने के लिए, या फिर जो हमारी करंट वर्कफोर्स है जो अभी काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और उनकी कितनी कैपेबिलिटी है और फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट है हमें, इसके लिए करते हैं. या फिर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करने के लिए करते हैं एचआर प्लानिंग, या फिर हम कोई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज टू कंपेयर करंट वर्कफोर्स कैपेबिलिटी. एचआर प्लानिंग क्यों करी जाती है कि अभी हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या कितने वर्कफोर्स काम कर रही है, फ्यूचर में हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास कितना गैप है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है अभी 40 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और फ्यूचर में हमने प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो हमें अराउंड 100 एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो हमें 60 एम्प्लॉयज़ और चाहिए, तो फ्यूचर में 60 एम्प्लॉयज़ जो हैं हमें और चाहिए. तो हमें ये गैप एनालिसिस से पता लगता है, फिर हम इसको फाइंड आउट करके क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, वैकेंसी आउट करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होता है, फिर जाके आपका जो है नया एम्प्लॉय आता है. क्लियर. तो एचआर प्लानिंग का मेन पर्पस यही होता है कि हमें जो है कभी भी शॉर्टेज ना हो, वर्कफोर्स की ऑर्गेनाइजेशन में कमी ना हो और हमारा काम ना रुके. जितने हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की, उतने हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जब भी हमें रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो प्लानिंग, एचआर प्लानिंग का यही काम होता है. ठीक है, देखो, टू कंपेयर करंट वर्कफोर्स कैपेबिलिटी विद फ्यूचर रिक्वायरमेंट. सो गैप एनालिसिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन करंट स्किल्स and future needs of the organization, guiding HR in planning for training, hiring और other interventions. क्लियर. फिर जब हायर वगैरह कर लेते हैं उसके बाद किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है, किसको जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत है अभी थोड़ी सी, वो सारा जो है एचआर प्लानिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा बता देता है, किसको, एचआर डिपार्टमेंट को. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक मैनेजमेंट इज वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. हाँ जी, आपको अब यूनिटी ऑफ कमांड से क्वेश्चन आ गया है. अब ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से यूनिट का क्वेश्चन है. तो ये कौन से यूनिट का क्वेश्चन है, ये है आपका बिजनेस मैनेजमेंट. बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है. तो बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम आपका इकट्ठा ही यूनिट है वैसे तो, लेकिन एचआरएम एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है और बिजनेस मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है अगर हम ग्रेजुएशन में जब हम पढ़ते हैं या +1 +2 में हम पढ़ते हैं. तो इसको आपने मैनेजमेंट से क्वेश्चन देखना है. तो देखो कौन सा जो है इसमें से वायलेट करता है यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को. तो सबसे पहले तो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल जो है वो किसने दिया था, हेनरी फ्योल ने. ठीक है, हेनरी फ्योल ने दिया था. इसने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट में, उसमें से ये यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल है हमारा. तो इसको कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल वायलेट करता है. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसने दिया है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है. किसने दिया है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने. तो इसने भी 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं. तो वही पूछ रहा है कि एफ.डब्ल्यू. के कौन से प्रिंसिपल ने यूनिटी ऑफ कमांड, हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट किया है. तो यहाँ पे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम गिवन है आपको, फैटिग स्टडी है, फंक्शनल फोरमैनशिप है एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है. हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो
जो आपका FW टेलर का प्रिंसिपल है दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। ये मेथड है, एक तरीके से साइंटिफिक मेथड दिया था FW टेलर ने। फंक्शनल फोरमैनशिप कहता है कि आपके हर एम्प्लॉय के ऊपर जो है वो क्या होना चाहिए, एक सुपरवाइजर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसने बोला था टोटल अराउंड 8 फोरमैन होने चाहिए अलग अलग, ठीक है। इसके भी अलग अलग थे, गैंग बॉस वगैरह, इंस्पेक्टर वगैरह थे, अलग अलग नेम्स, ठीक है। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है आपके FW टेलर का, ये यूनिटी ऑफ कमांड को क्या करता है, वायलेट करता है। क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक ही बॉस होना चाहिए, देयर शुड बी ओनली वन बॉस, ताकि वही सबको इंफॉर्मेशन दे, वही सबको गाइड करे, वही सबको ऑर्डर दे। और इससे क्या होता है, फिर कंफ्यूजन नहीं होती एम्प्लॉयज के बीच में कि ये मेरा बॉस कुछ और कह रहा है, दूसरा बॉस मेरे को कुछ और कह रहा है। तो सभी का जो है एक ही कमांड देने वाला पर्सन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। लेकिन FW टेलर कहता है कि कम से कम 8 सुपरवाइजर या 8 बॉस होने चाहिए हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये वाला प्रिंसिपल वायलेट करता है यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को। देखो हम पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट स्टेट्स दैट ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, ठीक है, टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन। On the other hand, functional foremanship क्या कहता है, a concept introduced by FW Taylor as a part of scientific management, and it involves dividing the work of management into several specialized functions, with each functional being overseen by a different foreman। देखो functional foremanship क्या कह रहा है कि हमारा जो वर्क है वो अलग अलग डिवाइड होना चाहिए, और सभी फंक्शंस के बेसिस पे हमारे पास क्या होना चाहिए, उसको ओवरसी करने के लिए अलग अलग फोरमैन होना चाहिए या सुपरवाइजर होना चाहिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट वर्कर्स में रिपोर्ट टू मल्टीपल फोरमैन। तो इससे क्या हो गया, वर्कर जो है वो किसी को भी जाकर या अलग अलग को, बॉस को, फोरमैन को जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं जो भी उनका टास्क है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे तो इनके बहुत सारे फोरमैन हो जाएंगे, बहुत सारे बॉस हो जाएंगे, बहुत सारे कमांड देने वाले पर्सन हो जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को वायलेट करता है, एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ये दोनों प्रिंसिपल आपस में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट टिपिकली अप्लाई। तो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है आपका, एक होता है पार्टनरशिप फर्म, एक होती है कंपनी, एक होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अलग अलग आपके बिजनेस के फॉर्म्स होते हैं। तो इनमें से पूछा हुआ है कि कौन से बिजनेस फॉर्म में या कौन से बिजनेस टाइप में ये वाली लाइन जो है वो होती है, दैट इज वन पर्सन वन वोट, एक पर्सन का एक वोट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप। तो हमने ये वन पर्सन वन वोट का कंसेप्ट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में पढ़ा होता है, दैट इज इसमें आपके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आपका एक टाइप ऑफ बिजनेस है, ऐसे बिजनेस ये नॉन, वैसे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता इनका मोटिव, इनका मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना अपने जो भी कोऑपरेटिव मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनके लिए, ठीक है। तो जो इनके मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे अगर मेंबर 1000 रुपये लेकर आया है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसने इन्वेस्ट किया है एज अ कैपिटल लेकर आया है, या अगर किसी मेंबर ने 10,000 रुपये दिए हैं एज अ मेंबरशिप फी, या फिर अपने वॉलेंटरी पैसे लेकर आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिसने 10,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसका हम ज़्यादा वोट गिनेंगे और जिसने कम पैसा दिया है उसको कम वोट गिनेंगे। तो यहाँ पे पर्सन वाइज गिना जाता है वोट, कि अगर कोई भी डिसीजन होगा, कोई भी मीटिंग होगी मेंबर्स के बीच में, तो एक पर्सन का एक वोट गिना जाता है, रादर उसने कितना पैसा लेकर आया है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। क्लियर। चलो नेक्स्ट है, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज द प्रिंसिपल, अच्छा ये हो गया सेम, इसका हाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। Societies operate on the principle of one person, one vote, where each member has equal say in decision regardless of their capital contribution. Clear? तो ये लाइन याद रखनी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच डॉक्यूमेंट। तो आपका ये जो अल्ट्रा वायरस है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये किससे रिलेटेड है, किस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रेजोल्यूशन या शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। तो ये आपने जो टॉपिक है वो पढ़ा होगा, कंपनी लॉ में पढ़ा होगा,
कंपनी लॉ में, ठीक है, तो आपका जो लॉ सब्जेक्ट है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस वहां पे पढ़ा होगा, या फिर आपने ये अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कंपनीज के फीचर्स में, ठीक है। वैसे हम ये लॉ में ही पढ़ते हैं ज्यादातर, तो हम ये जो है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस जो आपका यूनिट है लॉ, वहां पे आपको देखने को मिलता है टॉपिक। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है, किससे रिलेटेड है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रेजोल्यूशन या शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो रिलेटेड होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट माने जाते हैं कंपनीज के एमओए एंड एओए। जो आपका एमओए है दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें सारी चीजें जो हैं वो लिखी जाती है, कितने जो है प्रमोटर्स हैं, कौन डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनका क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या रोल है उनका, और यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल भी लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसमें कंपनीज के इंटरनल मैटर्स लिखे होते हैं कि किसका क्या काम है, ठीक है, किसने क्या क्या जॉब रोल है किसका। इसका जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये आपके जो आउटसाइडर्स होते हैं, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं वो यूज करते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो आपके इंटरनल लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस रेफर्स टू actions taken by a company that are beyond the scope defined in its MOA। तो MOA में कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, या फिर कि ये किस लिए ऑपरेट कर रहा है, इसका क्या काम है, मेन किस में डील करती है कंपनी, ये सारा लिखा होता है। तो इसमें सारी चीजें लिखी होती है कि कंपनी ये एक्टिविटी करेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी कंपनी अपने MOA से बाहर जाके कोई परफॉर्म कर दे काम, या जो उसके एमओए में नहीं लिखा, जो उसका काम नहीं है कंपनी का, और कोई ऐसा अग्रीमेंट कर ले थर्ड पार्टी के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है। तो इट इज सच एक्शन आर कंसीडर्ड वॉइड। तो ये जो भी अग्रीमेंट होते हैं, जो भी एक्शंस ये होते हैं, ये वॉइड माने जाते हैं। वॉइड का मतलब क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट माने ही नहीं जाते, ठीक है, ये इनवैलिड होंगे, ये वैलिड नहीं माने जाएंगे, क्लियर, इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये था आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को और क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, एक हमारा सेम हो गया था। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो नोन एज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को और क्या कहते हैं, बे लॉज ऑफ द कंपनी, चार्टर ऑफ द कंपनी, आर्टिकल ऑफ द कंपनी या ऑपरेटिंग अग्रीमेंट। क्या बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेकेंड नेम, ये आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को दोनों को ही बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ के जाना है आप लोगों ने, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो बनते ही बनते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, चार्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज चार्टर ऑफ द कंपनी, क्लियर। चलिए देखो, the MOA is often referred to as charter of the company because it defines the company's constitution, setting the boundaries of its operations and activities। तो आप जो भी MOA में लिखा हुआ है कंपनी के, उससे बाहर जाके कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है कि आप पूरे लाइफ टाइम में कितना कैपिटल इशू कर सकते हो पब्लिक को, ठीक है, लिमिट होती है ये हर कंपनी की अलग अलग। तो ऑथराइज कैपिटल भी आपका एमओए में ही होता है। तो जितना आपके एमओए में ऑथराइज कैपिटल लिखा हुआ है, पूरे लाइफ टाइम में जितना आप शेयर कैपिटल इशू कर सकते हो, पब्लिक से पैसा ले सकते हो थ्रू इशूइंग शेयर्स, इसको बोलते हैं हम ऑथराइज कैपिटल, और ये भी आपका एमओ में ही लिखा होता है, क्लियर। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ऑथराइज कैपिटल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है लिखा, या फिर एमओए में लिखा होता है, क्लियर। तो ये थे आपके आज के important 10 questions from commerce subject, that is your paper 2, clear। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2025 की, तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर करके जाने हैं जो भी आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं, क्लियर। और हमारा जो नया बैच है यूजीसी नेट का, वो स्टार्ट होने जा रहा है 10th Feb से, क्लियर। इसमें आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही करवाया जाएगा इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, ठीक है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों में ही ये कोर्स आपको करवाया जाएगा। इसका फीस स्ट्रक्चर, इसकी टाइमिंग्स, ये सारी चीजें जो है आप दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, क्लियर। तो आई होप आपको जो है आज के क्वेश्चंस
सही लगे होंगे, इसमें कुछ आपको चीज़ें नहीं पता लगी होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो हम डेली प्रैक्टिस करेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट के। क्लियर? तो आपने जो है डेली आ जाना है और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है हमारे साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर रोज़ मिलते रहें। सो टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।